लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूपेन मिस ली के साथ उसके मास्टर को देखने के लिए ब्लैकविंड माउंटेन की तरफ जाता है, जहाँ पर उसका भाई यूमिंग होता है। यूमिंग ज़ूपेन से कहता है अगर तुम मेरे मास्टर का इलाज नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। मिस ली ज़ूपेन से कहती है कि अब तुमने देख लिया मेरा भाई कितना ज्यादा अच्छा है, वो मेरे फादर की बहुत ज्यादा केयर करता है, इसलिए उसने तुम्हें धमकी दी है कि तुम अगर उसे ठीक नहीं कर पाए तो तुम्हें मार डालेगा। तुम तो बस ऐसे मेरे भाई पर शक कर रहे थे, मेरा भाई बहुत ज्यादा अच्छा है। ज़ूपेन से कहता है क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें ये बात नहीं सिखाई कि किसी इंसान को कैसे पहचानते हैं? क्या तुमने अभी भी गौर नहीं किया कि उसने यहाँ पर क्या किया है? तुम्हें सिर्फ उसकी बातों पर यकीन है, लेकिन तुम्हें उसके एक्शन भी देखने चाहिए। थोड़ी देर पहले उसने मुझे तुम्हारे फादर को क्योर करने से मना किया था क्योंकि उसे पता नहीं था कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन जब उसने मुझे पंच मारा तो उसे पता चल गया कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। उसने सिर्फ गुस्से की वजह से मुझे पंच नहीं मारा था, बल्कि इसी वजह से पंच मारा था क्योंकि वो मेरी पावर को टेस्ट करना चाहता था। तो जब उसे पता चला कि मैं वीक हूँ, उसने मुझे परमिशन दे दी कि मैं तुम्हारे डैड को जाकर डायग्नोज कर सकता हूँ। अब तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई एक अच्छा इंसान है या फिर बुरा इंसान है? मिस ली उसकी बात सुनकर कोई भी जवाब नहीं देती। ज़ूपेन कहता है चलो भी चलते हैं, तुम्हारे डैड को चलकर देखते हैं। वो उससे कहती है लेकिन तुम तो एक फेक डॉक्टर हो, तुम उसे कैसे जाकर चेक करोगे? तो तुम यहाँ पर सिर्फ एक्टिंग कर रही है, तुम मेरे फादर का चेकअप क्यों करना चाहते हो? ज़ूपेन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी को ठीक करने के लिए मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, और इसके अलावा मुझे भी सच में तो जानना है कि तुम्हारा भाई वाकई में अच्छा है या बुरा है। और वैसे भी हमारा जो ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ, हमें इसी तरह एक्टिंग करनी है। फिर वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर जैंगमिंग अपने फादर के पास बैठा होता है और उन्हें सूप पिला रहा होता है। जैसे ज़ूपेन और ली अंदर आते हैं, वो जल्दी से उठ खड़ा होता है और कहता है अगर मेरे फादर को तुम्हारी मेडिसिन की वजह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ज़ूपेन जल्दी से जाकर उनके मास्टर का हाथ पकड़ता है और उनकी नब्ज को चेक करते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, मास्टर की बॉडी के ऊपर कोई भी जख्म नहीं है। जैंगमिंग ज़ूपेन से कहता है अभी भी तुमने क्या कहा? ज़ूपेन से कहता है मैंने कहा कि इसकी बॉडी के अंदर कोई भी जख्म नहीं है। ये बात सुनते जैंगमिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मिस ली से कहती है अगर इसकी बॉडी के बाहर भी कोई जख्म नहीं है, ना ही इनको कोई इंटरनल इंजरी है, तो फिर ये इस तरह क्यों है? ये उठकर चल फिर क्यों नहीं रहे और बोल क्यों नहीं रहे? ज़ूपेन कहता है मुझे तुम्हारे फादर की इंजरी के बारे में पता चल चुका है, इनकी बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है, इनकी बॉडी के अंदर एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है। ये बात सुनते ही जैंगमिंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से आगे बढ़ता है और ज़ूपेन को खींचते हुए पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिस्टर लियो से कहती है ब्रदर क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? जैंगमिंग उससे पूछता है क्या तुम कोई बात मुझसे छुपा रही हो, जल्दी से बताओ क्या बात है? मिस लियो से कहती है नहीं मैं तो तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही। वो उसे कहता है अच्छा भी ठीक है, मुझे ये बताओ तुम्हारी मेड कहाँ पर है, जाओ कोई कहाँ पर है? मिस लियो से कहती है मैंने उसे कोई काम दिया है इसलिए वो पीछे ही है, वो मेरे साथ नहीं आई। जैंगमिंग उसे कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, और साथ ही वो उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए दीवार पर लगे हुए एक बटन को घुमाता है, जिसकी वजह से जमीन पर नीचे से फर्श से एक दरवाजा ओपन होता है और मिस लियो उसके अंदर गिर जाती है। जबकि ज़ूपेन आहिस्ता से वहां से भागने की कोशिश करता है। जैंगमिंग उसे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, और साथ ही वो उसे खींचते हुए उसे उस तहखाने के अंदर फेंक देता है। मिस ली चिल्लाकर उसे कहती है जैंगमिंग ब्रदर ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा ये करने का क्या मतलब है? जैंगमिंग ऊपर खड़ा हंसना शुरू कर देता है और कहता है जब तुम यहाँ पर आई तभी मुझे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गलत है। इसके अलावा तुम अपने साथ एक सेकंड लेवल का एल्केमिस्ट भी लेकर आई हो, मुझे इस वक्त समझ आ गई थी कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा। मिस ली रोते हुए से कहती है लेकिन तुम हमारे फादर के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हमारे फादर ने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया? जैंगमिंग उसे कहता है वो बुड्ढा मेरा फादर नहीं है, उसने मुझे सिर्फ अडॉप्ट किया है, मैं यहाँ पर यूमिंग वैली वालों की तरफ से आया हूँ, मेरे पास अपना एक मिशन है, मुझे वो पूरा करना है, और तुम्हें मैं फिलहाल के लिए मारना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखूंगा। जब मेरा मिशन पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा। ज़ूपेन जैंगमिंग से कहता है ब्रदर अगर तुम्हारा इसके साथ कोई मसला चल रहा है तो तुम्हें इसके साथ अपना मसला निपटाना चाहिए, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए प्लीज मुझे तो यहाँ से जाने दो। जैंगमिंग हंसते हुए उससे कहता है अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, तुम्हें किसने कहा था इस बुड्ढे की बीमारी को डायग्नोज करो? तुम अपने आप को कुछ बहुत ही ज्यादा महान समझ रहे हो, लेकिन आज तुम्हारी महानता का एंड होने वाला है। ज़ूपेन उसे कहता है मुझे तुम्हारी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही, मैं तो बस उसे डायग्नोज करना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि उसकी ये हालत बहुत ज्यादा पॉइजन की वजह से हुई है। मैं उस बुड्ढे को हील कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी हीलिंग पिल्स है, मैं उसको खिलाकर उसे ठीक कर सकता हूँ। जैंगमिंग उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है लगता है कि एल्केमिस्ट वाकई में उसे हील कर सकता है, इसलिए मुझे अपने मिशन को जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। साथ ही वो तहखाने के दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है तुम दोनों यहीं पर रहो, जैसे मैं अपना मिशन पूरा करके वापस आऊंगा मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। फिर जैंगमिंग वहां से चला जाता है, जबकि ज़ूपेन अभी भी चिल्लाकर उसे कह रहा होता है प्लीज मुझे तो जाने दो, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तब मिस ली वहाँ पर उदास होकर बैठ जाती है। ज़ूपेन उसकी तरफ देखता और कहता है तुम और मिस जिया दोनों ही एक जैसी हो, तुम दोनों ने बहुत कुछ झेला है, अब जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि कौन सही है और कौन गलत है, तो फ्यूचर में इस बात को हमेशा याद रखना, लोगों की बातों पर मत जाओ बल्कि उनके एक्शन को देखो कि वो क्या करते हैं। मिस ली उदास होकर उसे कहती है अब कौन से फ्यूचर की बात कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से कभी बाहर निकल पाएंगे, और बहुत ही जल्दी जैंगमिंग वापस आएगा और हमें आकर मार डालेगा। ज़ूपेन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, जैसे ही रात होगी हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। साथ ही ज़ूपेन उसे कहता है अगर तुम हिम्मत हार चुकी हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है तो तुम यहीं पर सुसाइड कर सकती हो, मैं तुम्हारी बॉडी को घसीटता हुआ वापस ले जाऊंगा। मिस ली चिल्लाकर उसे कहती है अगर मैं आज मर भी जाती हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगी, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। नेक्स्ट दिन रात के वक्त का दिखाया जाता है, मिस ली वहीं पर सो जाती है जबकि ज़ूपेन अभी जाग रहा होता है।
है। जूपेन अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करता है। फिर वो अपने ब्लडी बेबी से कहता है बाहर जाओ और सभी गार्ड्स को जाकर मार डालो। उसका ब्लडी बेबी उड़ता हुआ बाहर चला जाता है। दरवाजे के बाहर दो गार्ड्स खड़े होते हैं। ब्लडी बेबी एक गार्ड के अंदर जाकर घुस जाता है। दूसरे वाला गार्ड उसे कहता है हे अभी अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ घुसा है। जूपेन उस बंदे की बॉडी के अंदर से ही बोलता और कहता है जल्दी से अंदर आओ और इस बटन को घुमाकर तहखाने के दरवाजे को खोलो और हमें यहाँ से जाने दो। दूसरे वाला गार्ड पहले वाले से कहता है जिसकी बॉडी के अंदर ब्लडी बेबी है, वो उसे कहता है अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर से आवाज आ रही थी, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी है? साथ ही वो बंदा जिसकी बॉडी के अंदर ब्लडी बेबी है उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। फिर वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। ब्लडी बेबी उसकी बॉडी से निकलकर दूसरे वाले गार्ड्स की बॉडी के अंदर चला जाता है। जूपेन उसे कहता है जल्दी से अंदर आओ और आकर तहखाने का दरवाजा खोलो वरना तुम्हारे दोस्त की तरह मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। वो उसे कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं अंदर आ रहा हूँ, मैं आकर दरवाजा खोलता हूँ। फिर वो गार्ड अंदर आ जाता है और तहखाने का दरवाजा खोल लेता है। जूपेन मिस ली से कहता है मिस ली चलो जल्दी करो, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो यहाँ से निकलते हैं। फिर वो दोनों जंप करते हुए बाहर निकल आते हैं। वो गार्ड अभी भी वहीं पर होता है और मिस ली से कहता है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं इस सबका हिस्सा नहीं हूँ, जैंगमिंग ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मिस ली उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो और यहीं पर चुपचाप बैठे रहो और इंतजार करो। जूपेन सीधा उस बूढ़े के पास चला जाता है और कहता है मास्टर मैं आपको हील कर सकता हूँ लेकिन आपको मेरी बात सुनना होगी। मिस ली भी उसे पूछती है क्या तुम वाकई में मेरे फादर को हील कर सकते हो? जूपेन मास्टर से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आया। सबसे पहले मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम जूपेन है और मैं लू फैमिली का बटलर हूँ। जूपेन कहता है हम दोनों का दुश्मन एक है और मेरे पास क्योंकि एलाइज नहीं है यानी मेरे पास कोई भी साथी नहीं है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हील करने के बाद तुम मेरा साथ दो। मास्टर अपनी आंखें बंद करके उसे इशारा करते हैं ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जूपेन उस गार्ड के अंदर से अपने ब्लडी बेबी को बाहर निकालता है, मास्टर की बॉडी के अंदर भेज देता है। मिस ली उसे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? जूपेन कहता है मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। मिस ली उसे कहती है तुमने कहा था कि तुम इनको क्योर कर सकते हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरे फादर की बॉडी के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका तुमने कहा था कि इसकी बॉडी के अंदर एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है? जूपेन उसे कहता है तुम्हारे फादर की बॉडी के अंदर एक डीमन इंसेक्ट है। डीमन इंसेक्ट एक ऐसे कीड़े होते हैं जो कि किसी की बॉडी के अंदर जाकर उसको बीमार कर सकते हैं। डीमन इंसेक्ट्स को न सिर्फ अटैक करने के लिए बल्कि प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। क्या तुम्हें याद है जब मैंने जैंगमिंग के सामने कहा था कि तुम्हारे फादर की बॉडी के अंदर एक डीमन इंसेक्ट है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने उसी वक्त हम दोनों को उठाकर उस तहखाने में फेंक दिया। यानी कि उसे समझ आ गई थी कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे फादर को कौन सी बीमारी है। तुम्हारे फादर की हालत की असल वजह वो डीमन इंसेक्ट है जो कि इनकी बॉडी के अंदर है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो चुकी है और ना ही ये बोल सकते हैं और ना ही ये कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने डीमन ब्लड को यूज किया है जो कि इनकी बॉडी के अंदर जाएगा और उस इंसेक्ट को बाहर निकाल लाएगा। इसलिए उसे कहती है क्या तुम्हारा डीमन ब्लड क्या वाकई में वो इसको क्योर कर पाएगा? उसी वक्त मास्टर थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देते हैं। मिस ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम्हारा इलाज तो काम कर रहा है, मेरे फादर ने तो बोलना भी शुरू कर दिया है और साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनकी छाती में से एक कीड़ा बाहर निकलता है। मिस ली उस कीड़े को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तो इस कीड़े की वजह से मेरे फादर की हालत थी, मैं इस कीड़े को मार डालूंगी। और जैसे उस कीड़े को मारने लगती है जूपेन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं तुम इसको नहीं मार सकती, इसको हाथ लगाना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, मुझे इसे हैंडल करने दो। जूपेन जल्दी से आगे बढ़ता है और उस कीड़े को उठा लेता है और कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ब्लैकविंड माउंटेन पर आना मेरे लिए इतना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। जूपेन उस कीड़े के बारे में बताता है जिसका नाम स्नो सिल्क वॉर्म है और ये बहुत ही कोल्ड एरिया में पैदा होते हैं और इनको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही किस्मत वालों को ये मिलते हैं। मेरी तो लॉटरी लग गई है जो मेरे पास एक डीमन इंसेक्ट आ गया है, वो भी एक सिल्क वर्म। यहाँ पर जूपेन सारी प्रोसेस के बारे में बताता है कि उसके ब्लड बेबी ने उसकी बॉडी से इस कीड़े को कैसे निकाला है। जूपेन कहता है ये कीड़ा उस बॉडी को अपने आप छोड़ देता है जिस बॉडी में जान नहीं बचती और मेरे ब्लडी बेबी ने मास्टर की बॉडी के अंदर जाकर इस कीड़े को ऐसा महसूस करवाया जैसे ये मास्टर मर चुके हैं, इसलिए इस कीड़े ने उसकी बॉडी को छोड़कर वहां से बाहर निकल आया ताकि ये अपने लिए नई बॉडी ढूंढ सके। इसी वजह से मैं इसे जिंदा हासिल कर पाया हूँ और साथ ही वो उस कीड़े को अपनी जेब में रख लेता है और कहता है ये मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, मैं इससे बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन बनाऊंगा। जूपेन इस वजह से काफी ज्यादा खुश होता है और मिस ली से कहता है चलो तुम्हारे फादर को उठा लो, यहाँ से जल्दी से बाहर चलते हैं, हम लोग फैंग सिटी वापस जा रहे हैं। साथ ही जूपेन हंसते हुए सोच रहा होता है मैं इस सिल्क वर्म को एक बहुत ही डेंजरस वेपन बनाने वाला हूँ जैसे मैं वापस जाऊंगा। फिर वो लोग मास्टर को उठाकर बाहर आ जाते हैं। बाहर जितने भी लोग होते हैं उन सबको ब्लडी बेबी मार देता है। मिस ली भी जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है यहाँ पर तो टोटल 300 से 400 लोग थे और जूपेन ने इन सभी को मार दिया है, वो भी सिर्फ अपनी टेक्निक को यूज करते हुए। जबकि वो वाला गार्ड जिसने उनके लिए ट्रैप का दरवाजा खोला था वो भी वहीं पर होता है और वो सारे गार्ड्स को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जूपेन उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ मैं तुम्हारे बारे में तो भूल ही गया था। जूपेन उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है अब तुम्हारी बारी है। जूपेन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने वहां से भागने में हमारी हेल्प की है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। और साथ ही वो अपने ब्लडी बेबी के साथ उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसकी गर्दन में रोते हुए उसे भी मार देता है और उसे कहता है लेकिन अब तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हें जिंदा रखना बेकार है। मिस ली और उसके फादर से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जूपेन उस आखिरी बचे हुए गार्ड को भी
मार देता है। जबकि मिस ली उसे कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो उसे कहता है क्या तुम इस बारे में नहीं पता कि हमें सभी को मारना होगा। अगर हम इसमें से किसी को भी जिंदा छोड़ देते हैं तो ये बाकी के सभी को जाकर बता देगा और इस तरह उन सबको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ से भाग चुके हैं और वो हम सबको मार डालेंगे। मिस ली के डैड उसे कहते हैं इसने बिल्कुल ठीक किया है। मिस ली कहती है अच्छा ठीक है और साथ ही वो ज़ूपेन का शुक्रिया अदा करती है। मिस ली सोच रही होती है मुझे नहीं पता कि मैंने इसके साथ मिलकर ठीक किया है या नहीं, लेकिन मुझे इतना तो पता है अगर मैं इसको अपना दुश्मन बनाती हूँ तो ये मेरी फैमिली के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। नेक्स्ट दिन 10 दिन के बाद का होता है। ज़ूपेन उनके साथ 10 दिन के बाद वापस आता है। ज़ाओकुई मिस ली को देखकर रोना शुरू कर देती है और बाकी उसके पास आ जाती है। मिस ली उसे गले से लगा लेती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, इन लोगों ने तुम्हें ठीक से ट्रीट तो किया ना। ज़ाओकुई उसे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लू फैमिली वाले सारे लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सिर्फ इस ज़ूपेन को छोड़कर बाकी सब लोग अच्छे हैं। ज़ूपेन खांसते हुए उससे कहता है तुम्हें दूसरों के बारे में इस तरह बुरी बातें नहीं करनी चाहिए वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जुनहाई कहता है शुक्र करो कि ज़ूपेन यहाँ पर नहीं था वरना ये कपड़े हटाकर बैग पर थप्पड़ मारता है। ये बात सुनते ही ज़ाओकुई जल्दी से जाकर मिस ली के पीछे छुप जाती है जबकि मिस जिया और टोंगलिंग दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। मिस ली के डैड कांपती हुई आवाज के साथ मिस जिया से कहती हैं क्या तुम वाकई में जिनान की बेटी हो। कुछ ही छोटा बच्चा जो कि तुम्हारे साथ खड़ा है, क्या इसका नाम जुनहाई है? क्या तुम दोनों वाकई में जिनान के बेटे हो? मैं तुम दोनों को इस तरह सेफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। शुक्र है कि तुम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। मिस जिया मास्टर से कहती है लेकिन मैं आपको नहीं जानती, आप कौन है? ज़ूपेन मिस जिया को बताता है ये ब्लैकविंड माउंटेन के मास्टर है। ये बात सुनते मिस जिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है जबकि मिस ली भी जल्दी से अपने डैड के सामने खड़ी हो जाती है ताकि उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। मिस ली के डैड उसे कहती है तुम साइड पर हो जाओ, मैंने गलती की है, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। और वो जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और मिस जिया से कहती हैं अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो दे सकती हो, ये सारी मेरी गलती है, तुम्हारे फादर मेरी वजह से मरे हैं। मिस ली और ज़ाओकुई ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है फादर आपको इनके सामने इस तरह करने की जरूरत नहीं, जबकि उनके फादर मिस जिया के सामने अपना माथा टेक देते हैं। फादर मिस ली से कहते हैं तुम में से कोई भी इस पर अटैक नहीं करेगा, अगर ये मुझे मारना चाहती है तो ये मुझे मार सकती है। ज़ूपेन मिस जिया से कहता है इस बूढ़े मास्टर को पॉइजन दिया गया था, जोंगमिंग ने इसे पॉइजन देकर इतने दिनों तक बंद करके रखा हुआ था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ली फैमिली और लू फैमिली के दरमियान में जो कुछ भी हुआ है उस सब में मास्टर का कोई हाथ है। मिस जिया उसे कहती है ये सब कुछ तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ज़ूपेन कहता है क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था, असल में मुझे अब पता चल चुका है कि जैंगमिंग जोमिंग वैली से बेचा हुआ एक स्पाई है। ये मास्टर उसे अपना बेटा बनाकर अपने घर में ले आए लेकिन उसने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। लू फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ जैंगमिंग ने करवाया है। मास्टर को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था, अगर फिर भी तुम मास्टर को मारना चाहती हो तो तुम इनको मार सकती हो। मिस जिया ज़ूपेन की बात सुनने के बाद आगे बढ़ती है और मास्टर को उठाते हुए कहती है मैं आपको नहीं मारने वाली क्योंकि हम दोनों ही फैमिलीज को एक ट्रैप में फंसाया गया है, हम दोनों इसका शिकार हुए हैं, हम दोनों का दुश्मन एक है जोमिंग वैली वाले। मिस ली के डैड कहते हैं तुम्हारे डैड जिनान मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तुम्हारे डैड की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मेरी केयरलेसनेस की वजह से वो मारे गए हैं। मिस जिया मास्टर से कहती है लेकिन मेरे फादर ने कभी आपके बारे में क्यों नहीं बताया, उन्होंने कभी ली फैमिली के बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? मास्टर उसे कहते हैं तुम्हारे फादर एक फेमस फैमिली से थे, एक नोबल फैमिली से, जबकि मेरा ताल्लुक माउंटेन के बैंडिट से है, इसलिए वो कभी भी हमारे रिश्ते को सबके सामने नहीं बता पाए, इससे तुम्हारी लू फैमिली वालों की बदनामी हो जाती। मैं जब तुम्हारे फादर से पहली बार मिला था तो हम दोनों दोस्त बन गए थे, दोस्त नहीं बल्कि भाई बन चुके थे। लेकिन उसके बाद मुझे इस बात का डर था कहीं तुम्हारी नोबल फैमिली की रेपुटेशन मेरी वजह से खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने उससे दूर रहना शुरू कर दिया। हम दोनों सीक्रेटली मिला करते थे। इसके अलावा हमारी बैंडिट्स की फैमिली में एक रूल है जो कि जनरेशन से चलता आ रहा है कि हम लोग ना तो काई फैमिली से और ना ही लू फैमिली के साथ दुश्मनी रख सकते हैं। कि ये बात सुनते ही जुनहाई चलाकर कहता है मुझे भी याद है डैड ने एक बार मुझे कहा था हमारी लू फैमिली का जीना मरना काई फैमिली और ली फैमिली के साथ है, हम लोग उनके साथ दुश्मनी नहीं रख सकते। जुनहाई कहता है मुझे काई फैमिली के बारे में तो पता है, हो सकता है कि ये बुरे मास्टर ली फैमिली की तरफ से होंगे। मिस जिया जुनहाई से कहती है लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और ना ही फादर ने मुझे इस बारे में बताया। जुनहाई कहता है ये हमारे मर्दों की बात है क्योंकि मैं फैमिली का हेड बनने वाला हूँ, इसलिए फादर ने मुझे ये बताया था। ज़ूपेन मास्टर से कहता है तो क्या ये रूल दोनों फैमिलीज में जनरेशन से चलता आ रहा है? मास्टर से कहते हैं हाँ ये सदियों से हमारी फैमिलीज में ये रूल चलता आ रहा है, हम दोनों फैमिलीज एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकती। इस तरह जीना ने अपने बेटे जुनहाई को इस रूल के बारे में बताया है, इसी तरह मैंने भी अपने बच्चों को इस बारे में बताना था लेकिन मेरे तो कोई बच्चे हैं ही नहीं। और दूसरी बात मैं लू फैमिली के लोगों को नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ जबकि लू जीनान मेरा दोस्त था। ज़ूपेन कहता है क्या तुम्हारी ली फैमिली में कोई स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक है? मास्टर से कहते हैं हाँ हमारी फैमिली में एक स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक है, अब क्योंकि मेरे अपने बच्चे नहीं है इसलिए मैंने अपनी सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स अपनी बेटी मिस ली को सिखा दी है, लेकिन हमारी फैमिली की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को जैंगमिंग ने चोरी कर लिया है। ज़ूपेन उनकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है आप सब लोग यहीं पर मेरा इंतजार करें, मैं जल्दी से वापस आता हूँ। और वो बाहर चला जाता है। ज़ूपेन सीधा चानलॉन्ग पवेलियन चला जाता है जहाँ पर बाहर लॉन्गजी और लॉन्गमी खड़े होते हैं। वो उनसे कहता है मैं मास्टर जू से मिलने के लिए आया हूँ, जल्दी से उन्हें बताओ कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लॉन्गमी से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ, अंकल जू आज तुमसे नहीं मिलेंगे। ज़ूपेन से कहता है मैं यहाँ पर गेस्ट बनकर नहीं आया बल्कि मुझे अंकल जू के साथ कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो दोनों उसे रास्ता नहीं देते, यानी कि उसे अंदर नहीं जाने देते। लॉन्गमी से कहती है
इस बात का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी भी आकर हमारे अंकल से मिल सकते हो। तो क्या हुआ कि तुम लेवल 5 की फॉर्मेशन बना सकते हो। हम लोग क्यानलांग पवेलियन वाले हैं और तुम एक छोटी सी फैमिली से हो। लांगची भी उसे कहता है आज अंकल जी तुमसे नहीं मिल सकते, इसलिए तुम वापस चले जाओ, कल आ जाना। जू फैन उसे कहता है लॉन्ग नहीं, क्या तुम्हें पता है पिछले कुछ दिनों तक मैं कहाँ पर था। वो उसे कहती है मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है। हाँ मुझे पता है, तुम अपने साथ 2 लड़कियां लेकर आए थे, तुम कहाँ हो सकते हो, तुम लाजमी तौर पर किसी होटल में ही गए होगे। जू फैन हंसते हुए उससे कहता है मुझे लगता है कि क्यानलांग पवेलियन वाले बहुत ज्यादा रिलैक्स हो चुके हैं, उन्हें शायद खतरे का अंदाजा नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कुछ दिन तक कहाँ पर था। मैं योमिंग वैली वालों पर नजर रखने के लिए गया हुआ था और वो लोग जल्दी ही तुम लोगों पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। लॉन्ग उसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता, योमिंग वैली वालों के बारे में किसी को नहीं पता कि उनकी लोकेशन क्या है, तुम तो बस हमसे झूठ बोल रहे हो। जू फैन हंसते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है अपने अंकल चिऊ को बता देना कि मैं यहाँ पर इसीलिए आया था ताकि मैं अपनी लू फैमिली को हाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी योमिंग वैली वाले तुम पर अटैक करेंगे। तब मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली भी तुम्हारे साथ मारी जाए। जू फैन जैसे वहां से जाने लगता है उसी वक्त अंदर का दरवाजा खुलता है और मास्टर जू कहते हैं ठीक है इसे अंदर आने दो, मैं इससे बात करता हूँ। जू फैन खुद ही अंदर चला जाता है और कहता है तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं खुद ही अंदर चला जाऊंगा। अंकल जू जू फैन से कहते हैं जू फैन तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, कौन सी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास जो तुम बताने के लिए रुक नहीं सकते। लेकिन साथ ही वो गुस्से के साथ उसे कहते हैं अगर आज तुमने कुछ बेकार बात की तो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। जू फैन मास्टर जू से कहता है योमिंग वैली वाले मास्टर जेन यहाँ पर बहुत जल्दी आकर अटैक करने वाले हैं, क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको बेकार लगती है। वहाँ पर मास्टर जू के साथ एक और मास्टर होते हैं, वो कहते हैं अगर ये बात वाकई में सच है तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मास्टर जू के साथ सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 और एल्डर मास्टर होते हैं। जू फैन उनकी पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो दोनों एल्डर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मास्टर जू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जू फैन उनकी पावर को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है इनकी पावर का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। एक मास्टर ऑफ फायर मैजिक होता है जबकि दूसरा मास्टर ऑफ गोल्डन बॉडी होता है। जू फैन कहता है हालांकि किसी को इनकी पावर के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन इन दोनों की पावर गॉड लेवल के बहुत ज्यादा करीब है जो कि इस जमीन पर सबसे बेस्ट मानी जाती है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि क्यानलांग पवेलियन में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई मास्टर भी हो सकता है। मास्टर सैम जू फैन से कहते हैं तो तुम वो लड़के हो जिसके बारे में हमारे एल्डर जू हमेशा बात करते हैं और वो तुम्हें अपनी फैमिली में भी लेना चाहती है। जू फैन उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है जी बिल्कुल मैं ही वो लड़का हूँ, मेरा नाम जू फैन है और मैं लू फैमिली का बटलर हूँ। मास्टर सैम उसे कहते हैं मैंने सुना है कि तुम लेवल 5 की अरे फॉर्मेशन बना सकते हो। जू फैन कहता है हाँ मुझे पता है मैं बना सकता हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है लेकिन आप जैसे महान मास्टर्स की नजरों में मेरी टेक्निक सिर्फ एक कचरा है और कुछ भी नहीं। मास्टर सैम उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जो भी 5th लेवल की फॉर्मेशन अरे बना सकता है हम उन सब की इज्जत करते हैं चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो, और अगर तुम हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लेते हो तो हम तुम्हारी और भी ज्यादा इज्जत करेंगे। मास्टर लू जू फैन से कहते हैं मैंने सुना है कि तुम अपनी फैमिली को 10 साल में 7 इंपीरियल फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का ख्वाब रखते हो, क्या ये बात वाकई में सच है। मैंने तो मास्टर जू से ये बात सुनी है। मास्टर जू ने कहा था कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो और किसी के साथ भी इज्जत से बात नहीं करते, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया, तुम हमारे सामने बहुत ही रिस्पेक्ट से क्यों पेश आ रहे हो। जू फैन कहता है क्योंकि मास्टर जू के साथ मैं बहुत बार मिल चुका हूँ, इसलिए मैं उनके साथ अपनी फैमिली की तरह ही बात करता हूँ। अब दोनों मास्टर से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इज्जत से पेश आ रहा हूँ। मास्टर जू की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था कि तुम एक बहुत ही बुरे लड़के हो जिसे सिर्फ बदतमीजी से बात करना आता है, लेकिन तुम तो वाकई में बदल भी सके हो। जू फैन हंसते हुए उनसे कहता है मास्टर जू मैं आपसे इसलिए खुलकर बात करता हूँ क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे पता है कि मैं आपके सामने अगर कोई गलत बात कर भी दूंगा तो आप उसे इग्नोर कर देंगे और मुझे माफ कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये दोनों मास्टर्स कैसे हैं। मैं किसी बददिमाग शख्स के सामने इस तरह की बात करके फंसना नहीं चाहता, क्या पता वो उठकर मुझे मार ही डाले। जू फैन की बात सुनकर वो दोनों मास्टर हंसना शुरू कर देते हैं और आपस में सोच रहे होते हैं ये लड़का तो वाकई में बदतमीज है, इसने बातों बातों में हमारी बेइज्जती कर दी, इसने हमें बददिमाग भी कह दिया और हमारी तारीफ भी कर दी। मास्टर लू हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुझे ये लड़का बहुत ज्यादा पसंद आया है। मास्टर सैन उसे कहते हैं अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम इतने ज्यादा महान हो, तुम बहुत ही अच्छी बातें करते हो, तो मैं तुम्हें गेट पर हुक वेलकम करने के लिए जाता। जू फैन फिर से उनके सामने हाथ जोड़ता है और साथ ही वो सोच रहा होता है ये दोनों अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझ रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बार मुझे अपना काम खत्म कर लेने दो, इसके बाद मैं इन दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि कौन यहाँ पर मास्टर है और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर सैन उसे कहते हैं तुमने अभी भी कहा कि योमिंग वैली वाले हम पर अटैक करने वाले हैं, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता चला। जू फैन कहता है तकरीबन आधा महीना पहले मैंने मास्टर जेन को देखा था काई फैमिली के घर पर, मैंने उनके ऊपर नजर रखी हुई थी, लेकिन उसके बाद मुझे अपने कुछ अफेयर्स को निपटाना था, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो अगले कुछ दिनों में अटैक करने के लिए आने वाले हैं। मास्टर जू की बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं वो लोग अपने साथ जितने भी लोग लेकर आएंगे मैं उन सबको मार डालूंगा, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा बेहतर है। और
मास्टर सैन लॉन्ग जू से कहते हैं, मास्टर जू शांत हो जाओ, और फिर वो जू फैन से पूछते हैं, जू फैन तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है? जू फैन उनसे कहता है, मेरे पास अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल करने का कोई तरीका है, मैं आपको वो नहीं बता सकता, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पक्की है। मास्टर जू कहते हैं, ब्रदर सैन हम इसकी इन्फॉर्मेशन पर भरोसा कर सकते हैं, इसने जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें पहले दी है वो सारी करेक्ट साबित हुई है। लास्ट टाइम एल्टर चेन काई फैमिली में आया था, हमारे स्काउट्स को इस बारे में नहीं पता चला, लेकिन लू फैन ने पता लगा लिया, और इसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला वाकई में वो काई फैमिली के घर में आया था। मास्टर सैन जू फैन से पूछते हैं, तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा चौंका दिया, अब मुझे ये बताओ तुम्हारे मास्टर कौन है? जू फैन कहता है, मुझे इन्हें अपने मास्टर का नाम बताना ही होगा। जू फैन कहता है, मेरे मास्टर का नाम द रूलर ऑफ द 9 अंडरवर्ल्ड्स है। वो तीनों ही मास्टर ये नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये वाला नाम तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है, लेकिन हमने कभी इस नाम के बारे में सुना नहीं। आखिर ये कौन से मास्टर हैं जो कि इस दुनिया में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और हमने इस मास्टर के बारे में अभी तक सुना ही नहीं। जबकि जू फैन सोच रहा होता है, अगर होली लैंड के किसी मेंबर ने इस नाम के बारे में सुना होता तो उसे फौरन से पता चल जाता कि इस मास्टर के नाम का ताल्लुक डीमन एम्परर यानी कि मैजिक एम्परर के साथ है। लेकिन इस दुनिया में तो किसी ने भी मैजिक एम्परर के बारे में नहीं सुना हुआ, और ना ही मेरे मास्टर के बारे में सुना हुआ है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा पुरानी स्टोरीज हैं, इनके बारे में यहाँ पर किसी को नहीं पता। मास्टर सैन जू फैन से कहते हैं, लगता है कि तुम्हारे मास्टर बहुत ही कुछ बड़े मास्टर होंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, इसी वजह से तो उन्होंने तुम्हें इसी छोटी सी उम्र में 5th लेवल अरे का मास्टर बना दिया है। जू फैन मास्टर जू से कहता है, मुझे आपसे एक काम है, क्या आपके पास कुछ रिकवरी पिल्स हैं? मास्टर जू अपने पास से एक पिल्स वाली बोतल निकालते हैं और उसकी तरफ फेंकते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारी लू फैमिली में कोई बहुत ज्यादा जख्मी है जिसके लिए तुम ये पिल्स लेने के लिए आए हो? जू फैन जैसे उनसे वो पिल्स वाली बोतल लेता है, वो साथ ही उनसे कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे पिल्स मिल चुकी है, अब मुझे जल्दी से वापस जाना है। ये बात सुनते ही मास्टर लॉन्ग जू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर सिर्फ रिकवरी पिल्स लेने के लिए आए थे? अगर दोबारा कभी इस तरह छोटी चीजों के लिए तुम हमारी मीटिंग के दरमियान में आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जू फैन उनसे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है, योमिंग वैली वाले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर अटैक करने वाले हैं, इसलिए तुम लोग अपनी पूरी तैयारी कर लो। और साथ ही वो वहां से बाहर निकल जाता है। जबकि मास्टर सैन कहते हैं, क्या तुम दोनों ने इस बात को नोटिस किया है, ये लड़का बहुत ज्यादा होशियार है, यहाँ पर इसने जितने भी अल्फाज बोले हैं वो सारे हमारे माइंड को रीड करने के बाद ही बोले हैं। ये लड़का अभी छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे लगता है कि इसका मास्टर इस पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में इस लड़के के साथ हमारी qianlong पवेलियन का बहुत ही अच्छा रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि ये लड़का बहुत ही आगे तक जाने वाला है। फिर जू फैन होटल में वापस आ जाता है और उन पिल्स को मास्टर को देते हुए कहता है, मास्टर ली आप इन पिल्स को खा लें, इससे आपकी रिकवरी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। मिस ली उससे पूछती है, आहिर ये कौन सी पिल्स हैं? जू फैन कहता है, ये 3rd लेवल की रिकवरी पिल्स हैं। मिस ली उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ये वाली एक रिकवरी पिल 1,10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स की मिलती है, और हम लोग बैंडेड्स हैं, हम लोग तो पूरे साल में भी इतना नहीं कमाते कि एक रिकवरी पिल खरीद सकें, लेकिन ये लू फैमिली वाले इस मेडिसिन को इसी तरह हमें दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्या ये लू फैमिली वाले बहुत ज्यादा अमीर हैं? मिस जिया आगे बढ़ती है और मिस ली से कहती है, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, ये बिल तुम रख सकती हो, क्योंकि qianlong पवेलियन वालों ने हमारे 10 मिलियन देने हैं, इसलिए ये बिल उनसे लेकर आए हैं, तुम लोग इस बिल को हमारी तरफ से गिफ्ट समझकर रख सकते हो। ये बात सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, qianlong पवेलियन जैसी बड़ी फैमिली ने इनके 10 मिलियन देने हैं, इसी वजह से qianlong पवेलियन वाले इनकी हेल्प करते हैं। लेकिन साथ ही वो सोच रही होती है, जब हमने इन लोगों पर अटैक किया था तो हमने इनके पूरे घर को लूट लिया था, वहां पर से इतना ज्यादा पैसा नहीं निकला था, फिर इनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? नेक्स्ट सीन मिसिस सन के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर जेन बैठी होती हैं, जबकि जैंग मिंग उनके पास आता है। मास्टर जेन जैंग मिंग से कहते हैं, तुम पिछले 10 साल से माउंटेन ऑफ ब्लैक मिट पर छुपे हुए थे, हमारा स्पाई बनकर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मास्टर जेन उसे कहते हैं, ये तो बस एक छोटा सा मिशन है, लू फैमिली वालों के साथ पंगा लेना है, तुम वहाँ पर उस छोटी लड़की मिस ली को वहाँ पर भेज सकते हो। जैंग मिंग उनसे कहता है, लेकिन एक मसला हो गया है, अब वो लड़की हमारे साथ नहीं है, उसने हमें धोखा दे दिया है। ये बात सुनते ही मास्टर जेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक करती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर कट लग जाता है। मास्टर जेन उसे कहते हैं, हम लोग इस हमले की प्लानिंग पिछले 10 साल से कर रहे हैं, अगर तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा ये प्लान बर्बाद हो जाता है तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हें मौत से भी ज्यादा बदतर मौत मिलेगी। साथ ही मास्टर जेन उसे कहते हैं, जाओ जाकर अपना काम पूरा करो, हम लोग आज से ठीक 3 दिन के बाद अटैक करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जैंग मिंग उनसे कहता है, जी ठीक है मास्टर। मास्टर जेन उसे कहते हैं, लेकिन लू फैमिली में कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, खास तौर पर लू फैमिली का वो बटलर जू फैन, वो तो बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये बात मुझे भी पता है कि qianlong पवेलियन वालों ने तुम्हारे दोस्त यूपान को नहीं मारा, उसे जू फैन ने मारा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जू फैन को मार डालो, क्योंकि उसने तुम्हारे एक भाई को मारा है जो कि हमारी योमिंग वैली का डिसाइपल था। जो भी हमारे डिसाइपल को मारेगा उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जैंग मिंग भी हंसते हुए उनसे कहता है, जी मास्टर चेन, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करूंगा। नेक्स्ट सीन फिर से जू फैन के घर का दिखाया जाता है। जू फैन अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। जू फैन कहता है, बस थोड़ा सा और मैं अपनी पावर्स को रिफाइन कर लूं, उसके बाद मैं अपनी ब्रेक थ्रू स्टेज पर पहुंच जाऊंगा, यानी कि मैं अपनी 5th लेयर में एंटर हो जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ 4थी लेयर में फंसा हुआ हूँ, पता नहीं मैं इससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। जू फैन कहता है, मुझे लगता है कि शायद ब्लडी बेबी को यूज करके मुझे और भी ज्यादा लोगों की सोल और उनकी की पावर को चुराना होगा, ताकि मैं अपनी पावर्स को इंक्रीज करके 5th लेयर तक पहुंच सकूं, लेकिन अभी के लिए खतरा बहुत ज्यादा है, मैं अपनी
अपने ब्लडी बेबी को इस तरह यूज नहीं कर सकता क्योंकि बाहर बहुत सारे ताकतवर मास्टर्स फिर रहे हैं, उनमें से कोई भी मेरे ब्लडी बेबी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसी वक्त ज़ूपैन को एक बड़ी जबरदस्त पावर महसूस होती है। ज़ूपैन जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर बाहर भागता हुआ आता है और वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर से उसे पावर महसूस हो रही होती है। वहाँ पर सामने हवा में मास्टर लॉन्जी होती है। ज़ूपैन उनकी तरफ देखता है और कहता है ये मास्टर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि इनके साथ जो दूसरे दो एल्डर्स हैं यानी कि मास्टर सैन और मास्टर लाओ वो तो इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये लोग फाइनली फाइट करने के लिए रेडी हो गए हैं। इस पर मास्टर जेन के बचने का कोई चांस नहीं। ये तीनों मास्टर्स मिलकर उस पर अटैक करेंगे। मिस जिया और टोंगलिंग भी वहीं पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं ज़ूपैन आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे मास्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ज़ूपैन उनसे कहता है तुम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, जल्दी से वापस अंदर चले जाओ। मिस जिया ज़ूपैन से कहती है तुम भी अपना ध्यान रखना, हम लोग वापस अंदर जा रहे हैं। उसी वक्त हवा में एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से मास्टर जेन निकलते हैं। मास्टर जीव से देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं एल्डर जेन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी में आने की, इसका मतलब तुम फाइनली फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हो। मास्टर जेन उसे कहते हैं मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया, तुम्हारी कियानलांग पवेलियन के एक बंदे ने मेरे एक डिसाइपल को मारा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। मास्टर जीव से कहते हैं तुम किस इंसाफ की बात कर रहे हो, तुम लोगों को तो इंसाफ की आई के बारे में भी नहीं पता, क्या तुम हमारी पिछली सारी बातें भूल चुके हो। तुम लोगों ने मेरे लिए ट्रैप सेट किया था लोहे सिटी में, जहाँ पर तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी गोल्डन लाइटनिंग पर्पल आई को चुरा लिया था। ज़ूपैन भी गोल्डन पर्पल आई का नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ज़ूपैन यहाँ पर गोल्डन लाइटनिंग आई के बारे में बताता है कि गोल्डन लाइटनिंग आई एक पुराने एंशिएंट एम्परर के पास हुआ करती थी जो कि तीनों एम्परर्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और ऐसा कहा जाता है कि उसकी गोल्डन आई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो सिर्फ एक बार किसी को भूख कर देख ले वो वहीं पर मर जाता था। लेकिन मुझे तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह का कोई पावरफुल वेपन इस जमीन पर भी हो सकता है। ज़ूपैन कहता है अगर तो इन दोनों एल्डर्स में फाइट उस लाइटनिंग पर्पल आई को लेकर है तो इसका मतलब ये फाइट बहुत ज्यादा फियर्स होने वाली है। इसलिए तो मास्टर जीव मास्टर जेन से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। लेकिन अगर ये गोल्डन पर्पल लाइटनिंग आई वाकई में है तो मुझे ये लाइटनिंग आई चाहिए। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं उस गोल्डन लाइटनिंग आई को चोरी कर लूंगा। मास्टर जेन हंसते हुए उनसे कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी अपनी गलती है, तुम इतने ज्यादा कमजोर थे कि तुमने अपनी लाइटनिंग आई को हमारे हाथों गवा दिया। पहले तुम कियानलांग पवेलियन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जब तुम्हारे पास तुम्हारी गोल्डन पर्पल आई हुआ करती थी, लेकिन अब तुम सबसे वीक हो, सबसे वीक मास्टर। मुझे तो तुम पर बहुत ज्यादा तरस आता है, तुम बहुत ज्यादा वीक हो। ये बात सुनते ही मास्टर जीव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक बड़ा सा ड्रैगन बना लेते हैं और कहते हैं जितना गुस्सा मेरे अंदर है मैं इस गुस्से के साथ आज तुम्हें मार डालूंगा। जबकि मास्टर जेन अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी की पावर को यूज करते हैं और बहुत सारी चेन्स बना लेते हैं और अपनी चेन्स के साथ मास्टर जीव के ड्रैगन को बांध लेते हैं। मास्टर जेन हंसते हुए उससे कहते हैं जब तुम्हारे पास तुम्हारी लाइटनिंग आई थी तब तुम एक ड्रैगन थे, लेकिन अब तो तुम सिर्फ एक कीड़े रह गए हो। मास्टर जीव बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसका बाजू पकड़ लेते हैं। मास्टर जेन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह के किसी अटैक के साथ तुम मुझे मार सकते हो। मास्टर जीव कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया और साथ ही वो उसे पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं। उसी वक्त मास्टर जेन ऊपर की तरफ देखते हैं तो मास्टर सैन और मास्टर लू भी वहीं पर होते हैं। मास्टर जेन कहते हैं तो तुम तीनों एल्डर्स मिलकर मुझे एक अकेले को मारना चाहती हो, तो ये तुम्हारा प्लान है। मास्टर जीव दोनों मास्टर से कहते हैं जल्दी से आगे बढ़ो और जल्दी से जेन को मार डालो, लेकिन मास्टर सैन चिल्लाकर कहते हैं मास्टर जीव जल्दी से अपने पीछे देखो। मास्टर जेन के साथ उनके और भी साथी आए होते हैं और वो जल्दी से आकर मास्टर जीव पर अटैक करते हैं। मास्टर जीव पीछे की तरफ घूम जाते हैं और जल्दी से अपने आप को डिफेंड करते हैं। मास्टर जीव के हाथ में एक तलवार होती है, वो सब उसको तलवार को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं ये तो 3rd लेवल की ड्रैगन स्वॉर्ड है। मास्टर जेन बाकी के दोनों एल्डर्स से कहते हैं आप दोनों का काम मास्टर जेन को मारना है, इन सभी छोटे एल्डर्स को मैं खुद ही संभाल लूंगा। मास्टर सैन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मास्टर जीव से कहते हैं जीव जरा मेरी तरफ देखना, मैं इसको जरूर मार डालूंगा। लेकिन जैसे वो मास्टर जेन के पास पहुंचते हैं मास्टर जेन को सीक्रेट टेक्निक यूज करते हैं जिससे बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है और मास्टर सैन पीछे की तरफ धकेले जाते हैं और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मास्टर लू कहते हैं तुम्हें क्या हुआ और वो जल्दी से भागते हुए उनके पास चले जाते हैं। जबकि मास्टर जेन हंसते हुए कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर दोनों एल्डर्स मुझे मारने के लिए आने वाले हैं, लेकिन मैंने पहले से तैयारी की हुई है, मेरी पावर अब तुम दोनों से ज्यादा है।